इस वीडियो में सबका स्वागत है। ये वीडियो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा। मैंने पूरा पीपीटीज के थ्रू एक्सप्लेन किया है और सबसे खास बात, पूरा का पूरा चार्ट लर्न करने के लिए एट द एंड एक स्टोरी बनाया है ब्रह्मा विष्णु महेश जी पर। वो जरूर देख लेना। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो समझ में भी आ जाएगा, लर्न भी करके आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए उनके नॉलेज के लिए। थैंक यू। नाउ अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये आने का चांस 2 से 4 मार्क जितना है। मेरे हिसाब से 4 मार्क का स्कोप ज्यादा रहता है पूछने का। तो क्वेश्चन शॉर्ट नोट के रूप में ज्यादातर आएगा और लेट अस सी कितने बार पूछा है। स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऐसे पूछेंगे, 1 2 3 4 बार पूछा है, बट इसका रिलेवेंस काफी है। बीबीए सब लेवल में काफी बार पूछते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन स्कोप। बट पहले तुमको समझना पड़ेगा कि स्कोप क्या होता है। अब ये एक टनल है, पहाड़ी में बनाया गया रेलवेज के लिए। उस टनल का स्कोप से 1 किलोमीटर होगा, जहां पे एक स्टार्ट है, जहां पे एक एंड है। उस टनल के अंदर जो भी रास्ते बनाए हैं वही उसका दायरा है। जैसे टनल खत्म होता है तो स्कोप टनल का खत्म हो जाता है। तो बोलने का तात्पर्य है कि स्कोप मतलब कहाँ पे शुरुआत होता है, कहाँ पे खत्म होता है, दायरा क्या है। सो टेक्निकल भाषा में इसको हम स्कोप बोलते हैं। इकोनॉमिक्स करीबन 200-250 साल पुराना है। सबसे पहली बुक 1776 को पब्लिश हुई थी। एडम स्मिथ ने लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक थी। वैसे बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन था, लेकिन फेमसली उसको वेल्थ ऑफ नेशंस ही बोलते हैं। उस समय का स्कोप अलग था। 200-250 साल पहले माइक्रो का तो कोई सोचता भी नहीं था। 1776 के आसपास वक्त के साथ साथ इकोनॉमिक्स में काफी डायनामिक बदलाव हो गया। तो आज का जो स्कोप है और उस समय का स्कोप अलग था। और वैसे भी उस समय का स्कोप मैक्रो ज्यादा था, मैक्रो युक्त था। ठीक है ना। तो अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। तुम्हारे सामने हम एक ड्राइंग लाएंगे और फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम में याद रखो, तुमने 50 पेज लिखे बट ड्रॉ नहीं किया तो वैल्यू कम हो जाता है आंसर का। तुमने सिर्फ जो 1 पेज का आंसर है, 1 पेज लिखा और ड्रॉ किया तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो स्कोप को 3 भाग में हम पहले बांटेंगे। नौ 3 भाग है। प्रोडक्ट जो वस्तु का दाम, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगता है उसका जो दाम, प्राइस, और फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तुम्हारे मन में आ रहा होगा इसका मीनिंग, एक एक करके बताते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग को फर्दर 2 भाग में बांटते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले लेट अस कम टू प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाउ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सबसे पहले कोई भी वस्तु का जो कीमत है वो 2 फैक्टर्स से तय होता है। मार्केट में डिमांड कितना है और उसका सप्लाई कितना है। तुम रेमडेसिविर
इंजेक्शन देखो, वो 1-2 हजार रुपए का इंजेक्शन 20,000, 40,000, 60,000 में बिक रहा था, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था और सप्लाई बहुत कम था। क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसको बनाने के लिए उतना 21-25 डेज का समय लगता है। वो प्रोसेस जब शुरू हुआ था तभी इतना डिमांड नहीं था, सडनली उसका डिमांड बढ़ गया। तो बोलने का तात्पर्य है कि सप्लाई तभी नहीं था लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा था, इसलिए जितने उसको वायल बोल सकते हैं पीसेस थे उसका रेट बढ़ गया। सो कोई भी कीमत डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों का कमाई कम है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है या कम है, तो लोग डिमांड कम करेंगे। तुम होटल का ही ले लो एग्जाम्पल। होटल को अलाउड टाइम सिर्फ 8 से 12 या 7 से 11, आई थिंक 8 से 12 है। और शाम को जहां तक मेरा नॉलेज है वो लोग सिर्फ 5 से 7, 2 ही घंटा तक सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पहले का टाइम था सवेरे 7 से रात को 10, 11, 12 तक रह सकते थे। सो व्हाट हैज हैपेंड इज डिमांड सिर्फ 6 घंटे का रहेगा, उसमें भी जो घर पे लोग रहते हैं वो लोग बाहर से मंगाएंगे नहीं कोविड रिस्क की वजह से, तो डिमांड कम हो गया, सप्लाई उतना ही है लेकिन सप्लाई का भी टाइम कम है। तो क्या हुआ है, होटल में कोई जा नहीं रहा है क्योंकि अलाउड नहीं है। पार्सल लेना हो तो लोग लेते नहीं है क्योंकि कोविड के डर की वजह से। तो इफ यू सी जोमेटो में तुम देखोगे ना 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। होटल वाले क्या सोचते हैं, हम जितना कमा थोड़ा बहुत मिलता है, 100 रुपए की वस्तु, याद रखो होटल में मार्जिन कम से कम 50% रहता है। फूड में उन लोगों ने 200 रुपये भाजी बोला तो बनाने का कॉस्ट 100 रुपया है, बराबर है। एक अच्छा होटल में तुम कोई भी वेजिटेबल मंगाओगे 150-200 रुपये लगता है। अब भिंडी मसाला मंगाया 150 रुपये बोला, भिंडी कितना रुपए पाव आता है, 20 रुपए पाव आता है। एक पाव वो लोग डालते हैं, मसाला डालेंगे 10-20 रुपए का, आदमी काम करेगा। 70-80 रुपए में जो बनता है वो 150-200 रुपए में बेचते हैं, उल्टा ज्यादा। आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि सप्लाई पॉसिबल है 6 घंटे का लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे, इसलिए वस्तु के दाम कम हो गए हैं। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग बनता है एक तो डिमांड और सप्लाई, लेकिन सप्लाई कौन करता है, होटल वाला। मैंने तुमको भिंडी 20 रुपया पाव बोला, बोलने का तात्पर्य यह है सप्लायर को अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखना पड़ता है। यदि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 रुपीज है और 200 रुपए की भिंडी है, तो भी वो 50% डिस्काउंट में बेचेगा, तो भी 100 रुपए में उसको कम से कम 30 रुपए तो मिलेगा, एटलीस्ट सर्वाइव तो कर पाएगा। तो इसलिए तुमको दो चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना, दो भी नहीं 3 चीज याद रखना। प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग 3 चीज से बनता है। डिमांड सप्लाई एक चीज है, मार्केट में डिमांड और मैं सप्लाई करता हूँ एक चीज है। दूसरा सप्लायर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा सप्लायर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा चीज है जो कि है कॉम्पिटिटिव कंडीशंस क्या है ना। ये कॉम्पिटिटिव कंडीशंस क्या होता है, एक समय जब जियो, एयरटेल, डोकोमो, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन का मोबाइल कितने सारे थे, लेकिन सबसे सस्ता जियो था। एक एक करके कैसे डोकोमो उड़ गया, फिर आइडिया वोडाफोन को एक होना पड़ा, कितने सारे कंपनीज बंद हो गए इसके चक्कर में। बोलने का तात्पर्य है कि जो कंपटीशन चल रहा है तुमको प्राइसिंग भी उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा। आज भी तुम 2 GB 3 GB दिन का लेते हो, तुम सब जगह देखोगे ना प्राइसिंग में ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का फर्क रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से प्राइसिंग रखा जाता है, करेक्ट। सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, उसमें प्राइसिंग
नजदीक होगा, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है। बाइक्स ले लो, बाइक में भी प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, सिमिलर टाइप के। फॉर एग्जांपल टीवीएस का अपाचे ले लो, बजाज पल्सर ले लो, हीरो एक्सट्रीम ले लो, इनका प्राइसिंग में एकदम ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा रहता है ना, तो प्राइसिंग सब कम करके जीतने की कोशिश करते हैं। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग में तीन चीजें क्या याद रखोगे। एक तो डिमांड सप्लाई, भाई मार्केट ये तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ा सा सप्लाई है बट डिमांड नहीं, डिमांड मार्केट से होता है। तुम्हारे कंट्रोल में सप्लाई है बट सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो डिमांड लोग करते हैं उसमें भी प्राइसिंग तुमको मार्केट के हिसाब से रखना पड़ेगा। मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उस हिसाब से रखना पड़ेगा। सो आई होप तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप समझ में आया, कि सबसे पहला स्कोप भी है और एक प्रकार का कंपनी के लिए प्रॉब्लम भी है। अभी मैंने कल बताया स्पुतनिक वैक्सीन कितने का, 995। अच्छा, स्पुतनिक वैक्सीन अपोलो हॉस्पिटल में दिया जाएगा, अपोलो प्राइवेट है। अब मुझे बताओ, वैक्सीन का डिमांड ज्यादा है कि कम है, बताओ। ज्यादा है सर। तो अपोलो हॉस्पिटल में मिलेगा स्पुतनिक वैक्सीन, उसका प्राइस कितना रहेगा, 1250 रुपया। अपोलो हॉस्पिटल 1250 रुपया लेगा, उसका एमआरपी 995 है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में मिलेगा 1250। नाउ एक साल बाद, लेट अस अज्यूम 2022 आता है। अभी कल डीआरडीओ का वैक्सीन लॉन्च हुआ, उसके पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो ऑलरेडी है, ठीक है। और फाइजर जो अमेरिका का वैक्सीन है, इंडिया ने अभी तक उसको हाँ नहीं बोला है, चाइना का वैक्सीन को हाँ नहीं बोला है। मतलब इंडिया में 4 वैक्सीन आ चुके हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, डीआरडीओ का वैक्सीन और स्पुतनिक, 4, ठीक है। तो अगले साल तक डिमांड जो भी हो, सप्लाई पूरे, आज सप्लाई शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि डबल डोज के लिए 130 करोड़ की जनता है, तो 260 करोड़ के वैक्सीन लगेंगे। 260 करोड़ क्वांटिटी, महीने में मुश्किल से 10-20 करोड़ लग रहा है, बन रहा है, तो पूरे साल में तो बनना ही नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसकी वजह से रेट ज्यादा ही रहेगा अभी हर चीज का। एक साल बाद क्या होगा, जब 10 वैक्सीन आ जाएंगे ना अलग अलग, सब परमिशन, सब लोग डेवलप कर रहे हैं, सबको पता है धंधे में सब, एक बार डेवलप कर लिया तो तुमको बेचना ही है, फिर तो लोग खरीदेंगे। फिर जब 10 वैक्सीन आ जाएंगे ना, तो रेट सब अपना कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा और वेट नहीं करना पड़ेगा। आज क्या रजिस्टर कराओ, वेट करो। एक साल बाद, मेरे टाइम में जब इंटरनेट लॉन्च हुआ था, साइबर कैफेज में 60 रुपीज एन आवर था, 60 रुपया एन आवर। आज तो साइबर कैफेज लगभग बंद हो गए और 10-15 रुपया एक घंटे का लेते होंगे, करेक्ट। उस समय जब फोन मोबाइल लॉन्च हुआ था नासिक में, उस समय आइडिया को AT&T बोलते थे। 24 रुपीज अ मिनट आउटगोइंग था, सेकंड बिलिंग नहीं था, मिनट बिलिंग होता था, और इनकमिंग वॉज 16 रुपीज अ मिनट। फिर जब एयरटेल आया तो रेट गिरते गिरते कुछ मैंने जब आइडिया AT&T का लिया था तब मुझे 5 रुपए आउटगोइंग लगता था और इनकमिंग भी का 2.5 रुपया लगता था। मतलब तुम मुझे फोन करो सर और लिखते रहे, 2 रुपीज 50 पैसा उड़ जाता था, तो कॉस्टली काफी था उस समय का। खैर, ये उस समय की बात है। आज देखो, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स थे तो रेट्स कम हो गया। तो स्टार्टिंग में रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि सप्लाई कम रहता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा रहता है, डिमांड भी रहता है। वक्त के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, तुम अपना सप्लाई बढ़ा देते हो, तो रेट थोड़ा गिर जाता है। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे फैक्टर की मदद लगेगी। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब चारों की मदद से तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो चारों को पेमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, उन उनको भी तो कीमत चुकाना पड़ेगा। वो फैक्टर प्राइसिंग होता है रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये 4 पेमेंट है जो तुम करोगे, ठीक है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना,
लेट अस एज्यूम कि तुम्हारा एक होटल है, तुम्हारे यहाँ शेफ है, वेटर्स है, कैशियर है, ठीक है। तुमने एक जमीन भाड़े पे लिए जहाँ पे जगह है, तुमने कर्जा लिया हुआ है, तो तुम्हारे यहाँ जो काम करते हैं वेजेस, तुम जो मजूरी देते हो, तुम्हारे लिए वो फैक्टर कॉस्ट है, सप्लायर के लिए वो फैक्टर कॉस्ट है, मजूर को जो मजूरी मिल रही है उसके लिए फैक्टर इनकम है। सबको लॉजिक समझ में आया? यस और नो? लॉजिक यस समझ में आया? बीवाईके कॉलेज जब टीचर्स को पेमेंट करता है, बीवाईके कॉलेज के लिए वो फैक्टर कॉस्ट है, टीचर के लिए फैक्टर इनकम है। बीवाईके कॉलेज ने लोन लिया होगा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए वो इनकम है, फैक्टर इनकम है, इंटरेस्ट। लेकिन बीवाईके कॉलेज के लिए वो फैक्टर कॉस्ट होता है। तो तुमको ये 4 प्रकार के कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम कितना रेंट दोगे, कितना मजूरी होगा, कितना इंटरेस्ट होगा और कितना प्रॉफिट होगा। नाउ जो वेजेस है, फॉर एग्जांपल जो एक दिन का जो बिल्डर लाइन में है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है, वहां पे 300 रुपए हाजिरी देते हैं। हाजिरी मीन्स वो एक दिन आएगा तुम्हारे पास तो तुम 300 रुपीज दोगे उसको। लेकिन जब बीच में प्रॉब्लम हुआ था यूपी बिहार के मजदूर के साथ, कुछ पॉलिटिकल संस्थाओं के प्रॉब्लम्स हुए थे, तो मजदूर डर के मारे भाग गए थे। अब क्या हुआ था, मजदूर नासिक में कम हो गए थे, तो रेट बढ़ के 350-400 रुपया हो गया था। लॉकडाउन के टाइम में ऑलरेडी मजदूर रहते नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में सब मजदूर अपने गांव चले जाते हैं, तो रेट वापस बढ़ गया। अभी मजदूर 400-500 रुपए से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आएंगे ही पहले। मतलब शॉर्टेज हो गया, सप्लाई का शॉर्टेज हो गया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब जगह डिले हो गया है। जो इंटीरियर्स का काम करते हैं घर का, या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहां पे जहां 7-8 मजदूर लगते थे, एक पॉलिश जो करवाते हैं घर पे बड़े लग्जरी घर में, तो इंटीरियर वाला बोलता है कि चलो मैं पॉलिश वाला लाता हूँ, पॉलिश वाला बोलता है कि तुम्हारा घर 5,000 स्क्वायर फीट है तो 7-8 लोग लगेंगे। अब 7-8 लोग लगेंगे तो है कहाँ, तो एक ही आदमी से काम चलाता है, तो उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, काम डिले हो जाता है। तो फैक्टर प्राइसिंग नॉर्मल सिचुएशन में और कोविड के सिचुएशन में फर्क है, ठीक है। सो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये 4 चीजें हैं। ये पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप में क्या है, कितना पेमेंट करना है। क्यों रेंट, सातपुर साइड में जाओगे या गरीब जगह में जाओगे तो 3,000 रुपये महीने का भाड़ा रहता है। तुम सिडको साइड जाओगे तो रेंट तुमको 5 से 6 हजार रुपये मिलेगा। तुम गंगापुर रोड साइड में जाओगे तो तुमको 8,000 जितना रेंट रहेगा। तुम कॉलेज रोड साइड में आओगे तो रेंट 10,000 रहेगा। तुम सेरेन मेडो साइड में आओगे या महात्मा नगर साइड में आओगे तो 15,000 से कम रेंट नहीं होगा। सो क्यों अलग अलग जगह का रेंट अलग अलग है, उसका प्राइसिंग कैसे तय होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। या जैसे मैंने बताया वेजेस, कंस्ट्रक्शन वर्कर को 300 रुपया दिन का नॉर्मल टाइम है, इलेक्ट्रिशियन लेगा 500 रुपया, प्लम्बर लेगा 1,000 रुपया, सबके रेट्स अलग अलग चेंज होते रहते हैं। तो क्यों मजूरी उतनी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। क्या सबको ये क्लियर हुआ? टेल मी यस और नो। यस सर। फिर अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जो है तुम्हारे सामने, उसमें मैं 3 भाग बता रहा हूँ। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन है, और तीसरा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब सबसे पहले एक्चुअली थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोलता है,
हर चीज बनाने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं। जैसे कि मेरे लिए रिसोर्सेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है ना, जियो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है। तुम्हारे लिए रिसोर्सेज है मोबाइल, रजिस्टर, टेक्स्ट बुक, है ना। कंपनी में जो काम करते हैं उनके लिए रिसोर्सेज है रॉ मटेरियल, ठीक है, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, होटल के लिए सब्जी, रूम्स, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज किसी के लिए पैसा, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। उस रिसोर्सेज का तुम किस प्रकार से एफिशिएंटली यूज करते हो जिससे कॉस्ट कम होगा। अब जैसे तुम होटल सिर्फ अ, सवेरे 2 घंटा या जो खाने का टाइम है तुम पार्सल मंगाओगे तो शाम को 5 से 7 और 10 से 12 होगा। तो शाम को 5 से 7 2 ही घंटा अलाउड है, तो वो लोग 10-20 रुपए का वस्तु रखेंगे नहीं, क्योंकि उनको परवड़ेगा ही नहीं। वो लोग महंगे महंगे चीज रखेंगे, वही लेना है तो 100 रुपए का लो, उससे कम वाले चीज में प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। सो तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है, तुम वो वस्तु रखोगे जो तुमको कॉस्ट सबसे कम हो और प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। आ रहा है समझ में। जो पूना में जो कंपनी है, आई थिंक वो कोवैक्सिन को, जो साइरस पूना वाला है ना, जिसका अभी साइरस पूना वाला का लड़का, आई थिंक आदर पूना वाला, पूना से वैक्सीन आते हैं, पता है तुमको। एक वैक्सीन भारत, एक भारत वाला है, भारत कंपनी है कुछ तो, और एक पूना से आता है। पूना वाले वर्ल्ड के पोलियो के 1/3 या 2/3 डोसेस इंडिया से बनते हैं। वैक्सीन में इंडिया बहुत आगे है वर्ल्ड में। हालांकि जो कोरोना के वैक्सीन है वर्ल्ड में करीबन 11 कंपनीज है, उसमें से 2 इंडिया में है। तो पूना का जो कंपनी है जो वैक्सीन बनाता है, वो पोलियो और दूसरे वैक्सीन से बनाता है। लेकिन आज के तारीख में मुझे बताओ, वो लोग पोलियो के वैक्सीन बना रहे होंगे कि कोविड के, क्या लगता है तुमको। कोविड के। कोविड के। तो रिसोर्सेज जो भी थे वैक्सीन के, सब ताकत उन्होंने कोविड का लगा दिया होगा। पोलियो का तो लगभग बंद होगा। सो बोलने का तात्पर्य है कि अभी जो प्रायोरिटी है वो लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक मतलब पैसा, वेलफेयर मतलब वो लोग वो चीज करेंगे जिसमें रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट इस्तेमाल हो, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो। उसमें 3 भाग है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में हम आते हैं सबसे पहले। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में तुमको एक ड्राइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले प्रोडक्शन में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो ऑप्टिमम लेवल पे होता है, एक कंपनी है, ठीक है, उसको डिसाइड करना है कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगी क्या प्रोड्यूसर गुड्स बनाएगी। तुमने सिटी बैंक सुना है, सिटी बैंक। यस सर। सिटी, अब सिटी बैंक नासिक में भी है। तुमको पता है कितना मिनिमम, कितना अकाउंट खोलना है तो मिनिमम पैसा कितना वो लोग बोलते हैं, पता है तुमको। कल नासिक में सिटी बैंक जब था है क्यों है, मैं तुमको बताता हूँ। तुम जाओगे ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलाना, तो कितना बोलेंगे, 1000 रुपया भरो, बराबर है, बराबर है 1000 रुपया। ये कुछ बैंक 500 रुपया भी बोलेंगे। सिटी बैंक में कितना ये एचडीएफसी में गए तो वो लोग 10,000 बोलेंगे। सिटी बैंक में कितना था पता है चार्जेस, मतलब कितना मिनिमम पैसे से अकाउंट खुलाया जा सकता है, किसी को कोई आइडिया है।
एक बार मैं जीरो बैलेंस। मैं बताता हूँ। एक बार मैं गया सिटी बैंक में, मैंने बोला कि सिटी कार्ड बहुत फेमस है क्रेडिट कार्ड, मैंने बोला कि सिटी बैंक में बात करते हैं। उन्होंने मुझे बोला सर हमारे पास 3 वैरायटी है, हम आपको सबसे सस्ता वाला, मतलब जो मेजोरिटी लोग लेते हैं वो ऑफर कर रहे हैं। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ 25 लाख रुपए का मिनिमम डिपॉजिट करना है। नासिक का सिटी बैंक में अकाउंट खुलाना हो तो कम से कम 25 लाख रुपया है। हाँ अभी तुम 15 लाख जमा करो, लेकिन 6 महीने के अंदर बाकी 10 लाख जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब वो लोग की नजरों में 25 लाख से सबसे गरीब अकाउंट है। दूसरा एक 50 लाख था और एक तीसरा 75 लाख था। मतलब तुम सोचो कि सिटी बैंक में तुमने इसलिए गए भी नहीं होंगे, सुना भी नहीं होगा, वो सुपर रिच वाले ही जा सकते थे। वो भी तुमको 25 लाख का बैलेंस रखना पड़ेगा उधर, ऐसा था। तो अब सिटी बैंक ने क्या किया, बिकॉज सीधी बात है, नासिक के कितने लोग 25 लाख रुपए जमा करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है आप 15 लाख अभी जमा करो, 10 लाख 6 महीने के अंदर। इसका मतलब 25 लाख फुल टाइम में तुम्हारा होना चाहिए वहां पे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सिटी बैंक नासिक फेल गया। अभी 2 प्रकार के गुड्स होते हैं। अभी एमआरएफ टायर ने कस्टमर के लिए बनाया तो कंज्यूमर गुड्स, लेकिन मारुति के लिए बनाया तो प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि मारुति वो टायर कार में बना के बेचेगी। लॉजिक समझ में आया। तुमने फ्रिज खरीदा तो वो कंज्यूमर गुड्स, मैकडोनल्ड ने खरीदा तो प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि मैकडोनल्ड खुद के लिए नहीं कस्टमर के लिए खरीदा। या तुमने घर पे फ्रिज खरीदा तो कंज्यूमर गुड्स, किराना शॉप ने खरीदा तो वो कस्टमर को बेचने के लिए तो प्रोड्यूसर गुड्स। फर्क समझ में आया, ये सब नो। यस सर। तो अभी सिटी बैंक ने इंडिया से हटने का डिसाइड किया कंज्यूमर गुड्स। उन्होंने शुरुआत ही जो किया था एक लग्जरी बैंकिंग के तौर पर शुरू किया था, अमेरिकन बैंक है सिटी बैंक। लेकिन इंडिया में बॉम्बे में चल गया होता 25 लाख। एक एसबीआई का हैदराबाद में कोहिनूर बैंक है, उधर मिनिमम डिपॉजिट कितना है कोई आइडिया है? एक हैदराबाद में कोहिनूर बैंक है एसबीआई का, कितना चार्जेस, कितना मिनिमम डिपॉजिट है पता है वहां पे? वहां पे 1 करोड़ रुपए से कम तुम अकाउंट नहीं खुला सकते। ठीक है। अब तुम बोलोगे फिर सक्सेस कैसा? हैदराबाद, हैदराबाद में तुम जैसे दुबई में तुमको लग्जरियस गाड़ी जाते दिखते ना, नवाब बोलते हैं हैदराबादी लोग, बहुत रईस और बहुत महंगा शहर है, वहां पे चलता है हैदराबाद में। नासिक में 1 करोड़ मुश्किल से 10-15 लोगों ने अकाउंट खुलाया था नासिक में, 10-15 नहीं 100 पकड़ लो। तो एसबीआई के हजारों ब्रांचेस में से मैंने तो यही एक ब्रांच सुना है, कोहिनूर ब्रांच हैदराबाद में, सिर्फ एक। तो वो सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है, या बॉम्बे में भी खोला तो भी चल सकता है। लेकिन सिटी बैंक ने नासिक जैसी जगह में 25 लाख लगा तो सक्सेस का तो चांस लगभग नहीं के बराबर होता है। तो वो लोग कंज्यूमर गुड से हट गए। वो लोग अभी क्या करेंगे, दूसरे कंपनी को ही सर्विस देंगे, तो वो लोग प्रोड्यूसर गुड्स में आ गए, सिटी बैंक हट गए। नासिक में बंद हो जाएगा, सिटी बैंक इज नाउ ऑफिशियली क्लोज्ड, हट गए वो लोग इंडिया से। सो एक कंपनी को डिसाइड करना है कि उनको कंज्यूमर गुड्स बनाना है क्या प्रोड्यूसर या तो कैपिटल गुड्स बनाना है। ठीक है। जैसे मैंने बताया, तुम रेफ्रिजरेटर, अभी मेरा एक डाइकिन एसी में बादशाह जिसको बोला जाता है ना, डाइकिन, डाइकिन एसी का नाम सुना है सबने? यस सर। डाइकिन बोलते ना, जैसे कार का मर्सिडीज है, वैसे एसी का मर्सिडीज को डाइकिन बोलते हैं। फिर उसके नीचे ब्लू स्टार आता है, और फिर गरीब एसी एलजी, उससे भी गरीब वीडियोकॉन, ऐसे गरीब एसी माने जाते हैं। तुम बोलोगे एसी तो अमीर लोग खरीदते हैं, लेकिन तुमको एलजी मिल जाएगा 25-30 हजार में, वीडियोकॉन मिल जाएगा 20-25-30 हजार में, लेकिन तुमको डाइकिन का स्टार्टिंग 40-45-50,000 रहेगा। ब्लू स्टार भी 40 हजार से कम मुश्किल है शुरू होगा। ठीक है। सो डाइकिन सबसे फेमस है। तो अभी डाइकिन का जो एसी है वो कंज्यूमर गुड्स है, तुमने घर पे खरीदा तो कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अब सीमेंस जैसे जो कंपनी है, वहां पे जहां प्रोडक्शन होता है, ठीक है,
वहां पे टेम्परेचर लगता है, मुझे लगता है वो टेम्परेचर 24-25 डिग्री है, उतना कम से कम लगता है। उससे कम हो तो ठंडी की वजह से वर्कर का हेल्थ खराब हो सकता है, ज्यादा हो तो गर्मी की वजह से हेल्थ खराब हो सकता है। इसलिए उनको टेम्परेचर कंट्रोल रखना पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका कंपनी के लिए वो लोग डाइकिन का सर्विस देते हैं, तो वो लोग पूरे फैक्ट्री में, और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं करोड़ करोड़ रुपए के होते हैं, क्योंकि पूरे कंपनी में उनको टेम्परेचर सेट रखना पड़ता है। तो ये प्रोड्यूसर गुड्स हुआ, क्योंकि वो लोग कस्टमर मतलब आम इंसान को नहीं बेच रहे हैं, कंपनीज को सर्विस दे रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। सबको लॉजिक समझ में आया ये सब? नो? यस सर। ना, एक और कंज्यूमर गुड्स में तुमको दो सवाल आएगा। जब तुम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हो तो तुमको दो सवाल आएगा। जब एक व्हाट टू प्रोड्यूस, एक कंपनी जब प्रोड्यूस करना चाहती तो उसके मन में मानते हैं कंज्यूमर गुड्स एसी कस्टमर के लिए बनाए कि कंपनी के लिए बनाए। लेकिन कंज्यूमर गुड्स में भी दो प्रकार है। लेट अस सी बोथ द वैरायटीज। अभी इफ यू चेक आउट, मैं एग्जांपल दूंगा तुमको, अमूल कंपनी का दूंगा। अमूल कंपनी का जो पनीर है, एक इस्तेमाल से खत्म हो जाता है कि उसको बार बार यूज कर सकते हैं? बताओ। अमूल का जो पनीर है या दही है या छाछ है या आइसक्रीम है या दूध है, क्या एक इस्तेमाल से खत्म हो जाता है, क्या वही पनीर को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? एक इस्तेमाल से नो वो सर, ठीक। एक इस्तेमाल है, सिंगल यूज। उसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो भी सिंगल यूज और ड्यूरेबल होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अमूल का एग्जांपल हम लेंगे। अब तुम लोग ने अमूल का पनीर खरीदा, अमूल के सब प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, गुजरात के आनंद करके एक जगह है, वहां पे तुमको मिल जाएगा ये कंपनी। सो अमूल का तुमने पनीर खरीदा तो सिंगल यूज है। वही होटल ने खरीदा, होटल ने खरीदा तो खुद के लिए खरीदा कि कस्टमर के लिए खरीदा, मुझे बताओ। कस्टमर। तो सिंगल यूज होगा, लेकिन वो होटल के लिए होगा क्योंकि वो खुद के लिए नहीं, पनीर पनीर मटर मसाला बनाने के लिए बना के फिर कस्टमर को बेचेंगे, दैट इज सिंगल यूज। अच्छे अच्छे होटल खुद का पनीर बनाते हैं और सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि ये तो इसमें केमिकल डालते हैं ना, खराब ना हो इसलिए। लेकिन रेफ्रिजरेटर सिंगल यूज है क्या ड्यूरेबल है? ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल है। अब वही रेफ्रिजरेटर तुमने खरीदा तो ड्यूरेबल है, वही कंपनी को बेचा तो वो प्रोड्यूसर गुड्स में ड्यूरेबल आएगा। तो एज कंपनी तुमको डिसाइड करना है कि तुम कौन सा गुड्स बनाना चाहते हो। क्या तुम कैडबरी बनाना चाहते हो जो कि सिंगल यूज है, या तो तुम मोबाइल बनाना चाहते हो जो ड्यूरेबल है? अगेन तुमको डिसाइड करना है बेचना किसको है। एमआरएफ कंपनी का टायर सिंगल यूज है क्या ड्यूरेबल है, बताओ। ड्यूरेबल। अब एमआरएफ दोनों के लिए बनाता है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों के लिए बनाता है। कैसे? जब तुम एक जो टायर है 5 या 6 साल में लगभग टायर खराब हो जाता है, ठीक है, घस जाता है, फिर पंक्चर होना शुरू हो जाता है उसमें। तो तुम जाते हो, नासिक में बहुत सारे टायर के कंपनीज है, कुछ 1,500 रुपए में तुमको 2 टायर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वो ड्यूरेबल गुड्स है, बट कंज्यूमर के लिए तुम जाकर तुम्हारे एक्टिवा के टायर बदल रहे हो। लेकिन वही अ, जो एमआरएफ की कंपनी है वो मारुति को बेचता है टायर, तो वो क्या होगा, ड्यूरेबल होगा मारुति के लिए। मारुति के लिए तो सिंगल यूज होगा। क्यों सिंगल यूज होगा? क्योंकि मारुति कंपनी वो टायर एक्टिवा में, मारुति कंपनी की कार में टायर फिट करके बाहर भेज देती है। हाँ, मारुति कंपनी यदि रोबोट्स खरीदती है तो वो ड्यूरेबल होगा क्योंकि बार बार रोबोट्स का इस्तेमाल करेगी। लेकिन मारुति कंपनी टायर का तो एक ही बार इस्तेमाल करेगी, मारुति कार में फिट करेगी और वो कार चली जाएगी कंज्यूमर के लिए। तो समझ में आया? टायर जो तुम्हारे लिए ड्यूरेबल है लेकिन मारुति के लिए सिंगल यूज, क्योंकि वो लोग रॉ मटेरियल एक बार यूज करके उसको बाहर कस्टमर की तरफ भिजवा देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। सो एज मैन्युफैक्चरर, इकोनॉमिक्स में मैन्युफैक्चरर के बजाय वर्ड यूज किया जाता है प्रोड्यूसर। तुम्हारे लिए दो क्वेश्चन होंगे।
क्या तुम कंज्यूमर गुड्स बनाओगे क्या प्रोड्यूसर गुड्स बनाओगे? उसमें भी क्या तुम सिंगल यूज बनाओगे क्या ड्यूरेबल बनाओगे कंज्यूमर्स के लिए? और प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज और ड्यूरेबल दोनों ऑप्शन है। सो ये तुम्हारा पहला पार्ट था इसका। ये रहा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के लिए। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में तुम ये भी ग्राफ जरूर ड्रॉ करोगे एग्जाम में, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि तुम ये एक्चुअली ग्राफ नहीं चार्ट बोलना चाहिए इसको। दूसरा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। सबसे पहले कंजम्पशन क्या होता है? तुम एक दुकान में जाते हो, दुकान वाले को 10 रुपया देते हो, वो तुमको कैडबरी देता है, ठीक है? तो जो तुम्हारा 10 रुपया खर्चा है इसको कंजम्पशन बोलेंगे। कैडबरी क्या है? गुड्स बोलेंगे। तुमने क्यों खरीदा? क्योंकि तुमको वांट है। तुम कौन हो? कंज्यूमर। दुकानदार कौन है? फर्म। ठीक है। सो जब तुम खरीदते हो कैडबरी, तुम क्या चाहते हो कि गुड्स जो तुमने खरीदा वो कम दाम में और ज्यादा से ज्यादा तुमको सेटिस्फेक्शन दे सके। सो कंजम्पशन जो कंज्यूमर करता है उसके दो विचारधारा रहते हैं। पहला, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एट मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है ना? प्रोडक्शन का उल्टा है, ही वुड लाइक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। तुम मिनिमम मतलब क्या होता है? तुम सस्ते में चाहते हो, प्रोड्यूसर महंगे में बेचना चाहता है। तो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन जो है वो सेटिस्फाइंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। और लास्ट में ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी पूरे देश की बात करता है। पूरे देश के लिए वो गुड्स बनाओ जो लोगों की इच्छा है। आज के तारीख में ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी वैक्सीन बनाने से ही होगा। जहां तक मेरा नॉलेज है, डीआरडीओ का वैक्सीन पाउडर फॉर्म में है, स्पुतनिक, कोवैक्सीन और कोविशील्ड इंजेक्शन है। एक नाक में डालने का भी बात हो रहा है सॉरी, उसको भी गवर्नमेंट ने अभी तक परमिशन नहीं दिया है, लेकिन वो भी आ जाएगा। सो एक साल बाद नाक में कुछ तो लिक्विड डालने का आ जाएगा। पाउडर फॉर्म में डीआरडीओ ने तो डेवलप कर ही दिया है, जो आज से लॉन्च हो गया है, लेकिन नासिक में तो आने को टाइम है। फिर इंजेक्शन तो 3 है। ऐसे जरूरत जो ओवरऑल देश को है, जो लोग डिजायर कर रहे हैं, वो तुमको पूरा करना पड़ेगा। सबको समझ में आया ये पूरा स्कोप? यस और नो? Yes, sir. अभी मैं ये तो अपन ने कर लिया, इसको स्टोरी बनाने के लिए, लर्न करने के लिए मैंने एक छोटा सा आइडिया बनाया। तुम चाहो तो तुम इसका यूज कर सकते हो। एक लड़का टेलीस्कोप, तुम देखो टेलीस्कोप है लड़के के पास। टेलीस्कोप से किसको देख रहा है? चांद को देख रहा है। चांद एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना? प्रोडक्ट है। ऐसा सोचो, जमीन से आसमान की ओर चांद देख रहा है। चांद में 2 बालियां हैं, एक कान में 2 बालियां हैं। एक बाली है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, और एक बाली है थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है। एक बच्चा टेलीस्कोप से चांद को देखता है। चांद के कान में 2 कान है, 2 बालियां पहने हैं, एक थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई। चांद बोलता है कि मैं और गोरा होना चाहता हूँ, ठीक है? चांद बोलता है मैं और गोरा होना चाहता हूँ। तो उतने में बाबा रामदेव आ जाते हैं, बोलते हैं मैं तेरा गोरापन होने में मदद करूंगा, ठीक है? तो बाबा रामदेव जो फैक्टर प्राइसिंग वस्तु बनाते हैं चांद के लिए, थोड़ा सिली भी लगेगा स्टोरी, बस तुमको याद रहे। पहले धरती से आसमान में देख रहा है, आसमान से वापस धरती में आ गए, बाबा रामदेव आ गए, ठीक है? बाबा रामदेव के पास 4 चीजें हैं जो वस्तु बनाएगा, जड़ी बूटी बनाएगा। बनाने के लिए बाबा रामदेव को रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है? जो
लड़का टेलीस्कोप में देख रहा है चांद है, चांद के कान में दो बालियां हैं या दो कान है, एक डिमांड और सप्लाई। चांद चाहता है वो गोरा हो जाए, रामदेव बाबा बोलता है मैं तेरे को जड़ी बूटी दूंगा गोरा होने की। जड़ी बूटी बनाने के लिए रेंट में इंटरेस्ट प्रॉफिट खर्चा आएगा, फैक्टर प्राइसिंग। ये प्रोडक्ट प्राइसिंग है। चांद प्रोडक्ट है, बाबा रामदेव फैक्टर कम इस्तेमाल करते हैं। उतने में त्रिदेव प्रकट होते हैं। भारत में त्रिदेव किसको बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द मेंटेनर और शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। ठीक है। सो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जो ब्रह्मा जी है वो बोलते हैं कि मैं ऐसा प्रोडक्ट चांद जो बनाया हूं, मैंने एफिशिएंटली बनाया हूं, उसको गोरेपन की कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, क्योंकि ब्रह्मा इज द क्रिएटर, प्रोडक्शन किया है ब्रह्मा ने। सो तीनों भगवान, वैसे तो देखा जाए तो शिव जी के ही दोनों रूप है, ब्रह्मा और विष्णु, लेकिन तीन अलग अलग पार्ट्स माना जाता है, द क्रिएटर, द मेंटेनर, द डिस्ट्रॉयर। ठीक है। उतने में विष्णु बोलते हैं कि दुनिया को मेंटेन करने के लिए कंजम्पशन लगेगा, तो उस पर मैं ध्यान दूंगा। तो ब्रह्मा प्रोडक्शन बोले कि मैं चांद को बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया हूं, और विष्णु जी बोलते हैं कि मैं दुनिया को मेंटेन करने के लिए एफिशिएंसी इन कंजम्पशन रखता हूँ। और लास्ट में शिव जी बोलते हैं कि मैं नेगेटिव चीजों को डिस्ट्रक्शन करूंगा। डिस्ट्रक्शन और डायरेक्शन तुम सोच सकते हो। एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। लॉजिक समझ में आया? स्कोप में बच्चा देखता है चांद के दो कान है, थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो बालियां है एक्चुअली। चांद और गोरा होना चाहता है, बाबा रामदेव की मदद लेता है। बाबा रामदेव बोलता है मैं बनाता हूँ तेरी जड़ी बूटी, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट खर्चा आएगा। उतने में त्रिदेव प्रकट होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने चांद को बहुत अच्छी तरह, ब्रह्मा बोलते हैं मैंने प्रोड्यूस किया चांद को, उसको और गोरापन की कोई जरूरत नहीं। और विष्णु जी बोलते हैं जो, तो बस सोचो ना कि जो चांदनी रात है उसमें जो चांद रोशनी निकलती है उससे कंजम्पशन, और चांद की वजह से जो समुद्र के लहर को असर होता है, ठीक है ना, कंजम्पशन। और शिव जी बोलते हैं कि नेगेटिव चीजों का मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। सबको समझ में आया ये? यस और नो? यस सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और कमेंट कीजिए यदि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।